फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज जो हम आर्टिकल जिसके बारे में बात करेंगे वो मेनली इंडियन एक्सप्रेस के हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है डीलिंग विद द सर्च। रिसेंटली जो है एनएसओ ने डेटा रिलीज़ किया है हेडलाइन इन्फ्लेशन का जुलाई मंथ का, जो कि 7.44% है। तो उसके लिए ये आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। द शार्प सर्च इन अ वेजिटेबल प्राइसेस ओवर द फास्ट फ्यू वीक्स हैड इंडिकेटेड दैट द ओवरऑल इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द सीपीआई वुड एज अपवर्ड्स इन अ मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, ब्रीचिंग द अपर थ्रेशोल्ड ऑफ आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। तो ये कह रहा है कि रिसेंटली जो वेजिटेबल के जो प्राइसेस हैं वो इंडिकेट कर रहे थे कि जो इन्फ्लेशन होगा, सीपीआई होगा, वो बढ़ेगा जुलाई और अगस्त के महीने में और इन्फ्लेशन टारगेटिंग को ब्रीच करेगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारा 4 ± 2, इसका मतलब 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2% से कम नहीं होना चाहिए। तो 6% को ब्रीच करेगा और वो हुआ भी। एनएसओ की अभी जो डेटा रिलीज़ हुआ है उसमें पता चला है कि जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है वो 7.44% पहुँच गया है। ठीक है, एंटिसिपेटिंग दिस राइज द सेंट्रल बैंक इन अ लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हैड रेज्ड इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर द सेकेंड क्वार्टर टू 6.2%, अप फ्रॉम द अर्लियर एक्सपेक्टेशन ऑफ 5.2%। तो जो आरबीआई था उसने अपना जो एक्सपेक्टेशन था सेकेंड क्वार्टर मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर का एवरेज कितना रखा था 6.2%, और जुलाई का कितना आ चुका है 7.44। ठीक है, तो सीपीआई एक बार हम देख लेते हैं कि सीपीआई क्या होता है। ठीक है, एक बार सीपीआई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। तो सीपीआई क्या होता है? सीपीआई होता है प्राइस चेंजेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेलर्स या रिटेल बायर्स। ठीक है, तो सीपीआई एक बास्केट है। बास्केट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। इसमें वेजिटेबल्स और वेजिटेबल जो आर्टिकल्स हैं, है ना, फूड आर्टिकल्स हैं, 40% इसका वेटेज रहता है। इसलिए सीपीआई के जो प्राइसेस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वेजिटेबल्स के ऊपर, और फ्यूल का भी बहुत बड़ा वेटेज रहता है। ठीक है, तो इसलिए फ्यूल अगर बढ़ता है या फिर वेजिटेबल्स बढ़ता है प्राइसेस, तो फिर जो सीपीआई होगा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, सीपीआई 6 तरह के होते हैं। सीपीआई के टाइप भी देख लेते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, अर्बन, रूरल और कंबाइन। अर्बन रूरल का ये कंबाइन, इन तीनों को रिलीज़ कौन करता है? लेबर ब्यूरो। और इसको कौन रिलीज़ करता है? एनएसओ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स वाला। समझ में आ गया? एकदम स्टैटिक पोर्शन है, ये आपको पता होगा। मैक्सिमम बच्चों को, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग अच्छे से जो है इसे सुने। नेक्स्ट है ये कि जो सीपीआई का बेस ईयर होता है वो 2012 है। ठीक है, जो सीपीआई कंबाइंड है। और रिसेंटली जो अभी न्यूज़ में आया था कि जो सीपीआई आईडब्ल्यू है उसका बेस ईयर क्या कर दिया गया है? 2016 कर दिया गया है। प्लीज़ ध्यान से रखिएगा इसको याद। ठीक है, आगे बात करते हैं अब कि द डिसएग्रीगेटेड डेटा शोज द राइज इज ड्रिवन बाय हायर फूड प्राइसेस। ऑब्वियसली हमें पहले से ही पता था कि जो राइज होगा वो हायर फूड प्राइसेस के कारण होगा। द सीपीआई इंडेक्स रोज टू 11.51% इन जुलाई, अप फ्रॉम 4.5% फ्रॉम द मंथ बिफोर। विद इन द फूड कैटेगरी इन्फ्लेशन वॉज ड्रिवन बाय वेजिटेबल्स। बिल्कुल, फूड कैटेगरी में भी सबसे ज़्यादा किसके प्राइस बढ़ रहे हैं? वेजिटेबल्स के, स्पीशीज स्पाइसेस के, जूस, पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स के 13% एंड सीरियल्स एंड प्रोडक्ट के 13%. These are however expectation that this surge is in the vegetable will be temporary and prices are likely to correct with the fresh market arrival. ठीक है, तो अगस्त में, है ना, वेजिटेबल के प्राइसेस कम होंगे क्योंकि जो फ्रेश अराइवल होगा, फ्रेश अराइवल मतलब जो क्रॉप्स का अराइवल होगा मार्केट में, उससे प्राइसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ऑन इट्स पार्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ बीन टेकिंग मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इट हैज़ डिसाइडेड टू ऑफलोड 5 मिलियन टन ऑफ व्हीट एंड 2.5 मिलियन टन ऑफ राइस फ्रॉम द एफसीआई। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अपने तरीके से कर रही है इन्फ्लेशन को डील, है ना। कैसे कर रही है? मार्केट में जो पल्से मार्केट में जो है सीरियल्स हैं और वीट है, इसको बेचा जा रहा है एफसीआई के द्वारा, है ना। एफसीआई बेचेगी सस्ते दामों में तो मार्केट में रेट अपने आप कम हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड जो है कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड द कोर इन्फ्लेशन विच एक्सक्लूड्स द मोर वोलेटाइल फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट्स हैड मॉडरेटेड एज पर द आईसीआरए। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। उसके दो पार्ट होते हैं, कोर और हेडलाइन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं और एनर्जी फ्यूल होता है, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट इसमें होते हैं। कोर में कोई वोलेटाइल नहीं होता है। जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो आते हैं और कोर इन्फ्लेशन जनरली कम होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन जनरली ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें वोलेटाइल चीज़ों के प्राइसेस हैं जो कि बदलते रहते हैं। The central banks also expect this rise in inflation to be transitory as
द RBI गवर्नर हैज़ सेड वेजिटेबल प्राइसेस में सीन अ सिग्निफिकेंट करेक्शन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। थोड़े समय बाद इसमें करेक्शन दिखाई देगा। हाउएवर विद दिस इन्फ्लेशन प्रिंट देयर इज अ रिस्क ऑफ RBI फोरकास्ट फॉर द सेकंड क्वार्टर नॉट बीइंग मेट। ठीक है, तो सेकंड क्वार्टर क्या, जुलाई अगस्त सितंबर, इसका एवरेज क्या बोला था इन्हें 6.2, लेकिन ये जुलाई में 7.44 आ गया। अब इन दोनों का एवरेज कितना होना चाहिए, 5.6 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तभी ये हो पाएगा, लेकिन ये अब शायद ना हो पाए कि इतने अगस्त में भी जो है काफ़ी ज़्यादा महंगाई थी, है ना, वेजिटेबल के प्राइसेस बहुत राइज थे, तो पॉसिबल नहीं है कि अब 6.2 का जो एवरेज है उसको जो है रीच किया जा सकेगा। देयर इज़ ऑल्सो रिस्क टू फूड इन्फ्लेशन बियॉन्ड वेजिटेबल, मोर ओवर क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव फॉर्म्ड अप। ठीक है, तो वेजिटेबल्स के अलावा भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, फूड प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये 6.2 का जो आंकड़ा है वो शायद नहीं पहुंच पाएगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा इन्फ्लेशन इस क्वार्टर में। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैड डन वेल टू लुक थ्रू दिस सर्ज इन इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो रेट था उसको, रेपो रेट को चेंज नहीं किया, एकदम सही किया ये चीज़ करके। हाउएवर कंसिडरिंग द सस्टेन हाई फूड इन्फ्लेशन कैन इन्फ्लुएंस हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन, द कमिटी मस्ट रिमेन विजिलेंट। तो कमिटी को विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। स्टैटिक पोर्शन अपन ने कवर कर लिया है। CPI क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में भी बात कर चुके हैं। CPI WPI पे पहले UPSC में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। प्लीज़ आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट आर्टिकल जिस पे हम बात करेंगे वो है वाई डॉक्टर आर प्रोटेस्टिंग रूल टू प्रिस्क्राइब जेनेरिक ड्रग्स। सबसे पहले जेनेरिक ड्रग्स क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जेनेरिक्स होता है मेडिसिन्स, जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं जो कि ओरिजिनली कॉपी की जाती है जो रिसर्च सिंथेटिक ड्रग होता है उसका, बट एट अ मच लोअर कॉस्ट। होता यह है कि सबसे पहले ड्रग्स बनाए जाते हैं R&D करके, खूब रिसर्च की जाती है, उससे ड्रग बनता है, एक केमिकल कंपोजिशन होता है उस ड्रग का, उस सिंथेटिक ड्रग से जो है फिर पेटेंटिंग होती है उसकी। पेटेंट होने के बाद इंडिया में जो लॉ है वो 20 साल के लिए पेटेंट किया जाता है और 20 साल बाद फिर उसका जो पेटेंट है वो इनवैलिड हो जाता है। और उसके बाद फिर जो नॉर्मली अपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है वो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करती है और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका जो केमिकल फार्मूला है उसको निकाला जाता है। और वो बहुत प्रोसेस इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है और एग्जैक्ट कॉपी कर दी जाती है। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब ये है कि उसका डोसेज, कंपोजिशन, मेथड ऑफ इनटेक, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स सब कुछ कॉपी हो जाता है जिस ओरिजिनल ब्रांड से आप कॉपी कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें तो पैरासीटामोल एक जेनेरिक ड्रग है, किसका, डोलो का। समझ में आए, रिसेंटली डोलो का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अपने यहाँ, है ना, कोविड के समय में परचेस बहुत बढ़ गया था, मार्केट में डोलो बहुत आ गई थी। किस लिए आ गई थी, क्योंकि वो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब कर रहे थे। और डॉक्टर लोग इसलिए प्रिस्क्राइब कर रहे थे क्योंकि उन्हें MR जो है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे होंगे, तभी डोलो चल रही थी, अदरवाइज इट्स जस्ट अ पैरासीटामोल। ठीक, तो फिर इंडिया में जो मेन चीज़ प्रॉब्लम है, 90% ऑफ द ड्रग इज़ ब्रांडेड। ठीक है, जितने भी ड्रग हैं इंडिया में यूसेज में वो ब्रांडेड है। आखिर मोनोपोली की वाई जेनेरिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट का रीज़न क्या है जेनेरिक के यूसेज का, जेनेरिक को प्रमोट करने का, वो है हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ऑलमोस्ट 50% जो कॉस्ट आती है हेल्थ केयर की वो आती है अपनी मेडिसिन की। ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% अपन बोल सकते हैं। दूसरा इशू ये है कि जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस है उसका कवरेज भी इतना ज़्यादा नहीं है। आयुष्मान भारत है ज़रूर, लेकिन आयुष्मान भारत से उतना बेनिफिट है नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली कैग की रिपोर्ट आई थी कि बहुत ज़्यादा जो है क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है आयुष्मान भारत में भी। ठीक है, उसके बाद फिर इंडिया नेक्सस बिटवीन MR एंड डॉक्टर, है ना, तो MR जो है डॉक्टर्स को बेनिफिट देते हैं और डॉक्टर जो है सर्टेन जो है ब्रांडेड की दवाइयाँ वही प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली ऑफ ब्रांडेड ड्रग। मोनोपोली हो गई है पूरे मार्केट में, सिर्फ 10% जेनेरिक ड्रग हैं, बाकी सारे ड्रग जो है ब्रांडेड हैं। और ब्रांडेड ड्रग बहुत कॉस्टली होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए फार्मासिस्ट जो है ब्रांडेड ड्रग को ही रखना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि उनका प्रॉफिट भी बढ़ सके। इट्स अ विन विन फॉर ऑल, डॉक्टर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, MR के लिए, कंपनी वालों के लिए। पर जो विन नहीं है, जिसके लिए जो लूज़ करता है वो है पुअर लोग, जिन लोग जो गरीबी में जी रहे हैं, जिनके लिए ट्रीटमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आया क्या। तो जन औषधि, इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है गवर्नमेंट ने चालू की थी, PMBJP। इसमें फार्मास्यूटिकल्स जो है आउटलेट खोले गए थे जिसमें सिर्फ जेनेरिक दवाइयाँ दी जा रही थी। लगभग 300 ऐसे आउटलेट हैं जो कि इनसफिशिएंट नंबर में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली जेनेरिक्स हो जाएगा। अब जेनेरिक के बारे में हम जान चुके हैं कि वो क्यों प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि बॉडी MCI को रिप्लेस किए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिफाइड न्यू गाइडलाइन ऑन प्रोफेशनल कंडक्ट रिसेंटली। डॉक्टर हैव बीन प्रोटेस्टिंग वन ऑफ द स्टिपुलेशन यूजिंग जेनेरिक नेम ऑफ द मेडिसिन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड नेम। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है रिसेंटली एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर्स को जेनेरिक नेम जो है प्रिस्क्रिप्शन में लिखना है, ना कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम को। ठीक है, तो IMA जो है
बेसिकली डॉक्टरों का यूनियन है, ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं डॉक्टरों का। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द डॉक्टर इन द कंट्री सेड इन अ स्टेटमेंट दैट दिस वाज अकीन टू रनिंग ट्रेन विदाउट ट्रैक। इन लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल उसी तरह का गाइडलाइन है जिसमें आप ट्रेन तो चलाना चाहते हैं लेकिन आपके पास ट्रैक ही नहीं है। दे सेड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी पॉलिसी टू मीनिंगफुली प्रमोट जेनेरिक मेडिसिन द क्वालिटी ऑफ ड्रग अक्रॉस मैन्युफैक्चर हैज़ टू बी एंश्योर्ड। तो सबसे पहले आपको अगर प्रमोट करना है जेनेरिक मेडिसिन तो उस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे फोकस करना पड़ेगा वो है क्वालिटी ऑफ ड्रग अक्रॉस मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, अलग अलग मैन्युफैक्चर की अलग अलग जेनेरिक क्वालिटी होती है। What do the guidelines say? The guidelines say the doctor can only write the generic name of the medicine on the prescription. For example, a doctor will have to prescribe paracetamol for fever instead of Dolo. ठीक है, तो जेनेरिक का एग्जांपल क्या है? पैरासीटामॉल, और डोलो क्या है? पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है, समझ में? तो डॉक्टर अब क्या कर सकते हैं, पहले डोलो दिया करते थे, अब क्या बोलेंगे, अब उन्हें सिर्फ पैरासीटामॉल लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस प्रैक्टिस कैन बी ओनली बी रिलैक्स फॉर मेडिसिन विद अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। ड्रग्स वेयर अ स्मॉल डिफरेंस इन डोसेज में लीड टू एडवर्स आउटकम। ठीक है, तो आप ये पर्टिकुलर चीज़ किसके लिए रिलैक्स कर सकते हैं? अगर नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है, मतलब कि कुछ जो ड्रग है उसमें हल्का सा भी चेंज हुआ तो आउटकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। या फिर बायोसिमिलर्स के लिए अ डिफरेंट वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन लिविंग सिस्टम एंड सिमिलर अदर एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, बायोसिमिलर के लिए, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स के लिए जो ड्रग्स हैं उनके लिए ये एक्सेप्शंस किए जा सकते हैं कि आप ये वाले ड्रग्स में आप जेनेरिक ना दें। ठीक, द गाइडलाइन से दैट द जेनेरिक मेडिसिन ऑन एवरेज आर 30 to 80% चीपर देन द ब्रांडेड वर्जन। तो मेन जो रीज़न है जेनेरिक को प्रमोट करने का वो है इसकी कॉस्ट। समझ में आया क्या? व्हाट डज इट मीन टू यू? द न्यू गाइडलाइंस do not allow doctor to write any specific brand, which means that you will get whichever medicine with the relevant active ingredient your pharmacist stock। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अब डॉक्टर तो सिर्फ क्या लिखेंगे, जेनेरिक नाम लिखेंगे, तो आपके जो फार्मासिस्ट के पास उस जेनेरिक नेम में जो भी दवाइयाँ होगी वो दे देगा आपको वो दवाई। इफ़ द फार्मेसी डज नॉट हैव अ जेनेरिक वर्जन ऑफ अ मेडिसिन विच द ड्रग स्टोर यूजुअली डू नॉट स्टॉक बिकॉज ऑफ वेरी लो प्रॉफिट मार्जिन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्सटीट्यूट इट विद अ ब्रांडेड ड्रग विल शिफ्ट टू द फार्मासिस्ट इंस्टेड ऑफ डॉक्टर। दिस विल प्रमोट ब्रांड दैट आर गुड प्रॉफिट मार्जिन इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड दे आर। तो ये बात हो जाएगी कि फिर अब जो हमारा फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, जो भी उसके पास ड्रग होंगे जिसमें उसको अच्छा खासा गुड प्रॉफिट मार्जिन हो रहा होगा वो वही रखेगा, है ना। जो भी उसके पास ब्रांडेड मतलब जेनेरिक का ब्रांडेड वर्जन रखेगा जिसके बहुत ज़्यादा क्या होंगे, मार्जिन अच्छे होंगे। तो पूरे फार्मासिस्ट जो है बहुत अच्छे दवाइयाँ रखने के, जो गुड क्वालिटी ड्रग्स हैं उसको रखने की जगह क्या रखेंगे जिसमें ज़्यादा मार्जिन है, और उसके चक्कर में जो ख़राब स्पीरियस ड्रग्स हैं उनका भी प्रोलिफरेशन स्प्रेड जो है बढ़ जाएगा मार्केट में। ठीक है, एडिशनली डॉक्टर्स से इट विल ऑल्सो टेक अवे देयर चॉइस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन दे थिंक इज़ द बेस्ट फॉर पेशेंट। ठीक है, तो कई बार होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो है ना, एक कल्चर टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, उसमें देखा जाता है कि कौन सी चीज़ आपको सूट करेगी कौन सी चीज़ नहीं सूट करेगी। ठीक, तो वो चीज़ें फिर चली जाएगी डॉक्टर के हाथ से। हर पेशेंट को सेम दवाइयाँ नहीं रहती और डॉक्टर का जो राइट है प्रिस्क्राइब करने का पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो भी उससे छिन जाएगा। समझ में आया क्या? तो फिर नेक्स्ट क्या है, टेकन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ जेनेरिक्स वेरिंग अक्रॉस द कंपनी दिस कुड रिजल्ट इन इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो जैसे कि जो क्वालिटी होती है जेनेरिक की हर कंपनी की अलग अलग होती है, उसके कारण जो रिजल्ट होगा वो इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, उससे डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठेगा। द मेन रीजन फॉर डॉक्टर प्रोटेस्टिंग द गाइडलाइंस इज द क्वालिटी ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। दे से द बिगेस्ट इंपेडिमेंट टू जेनेरिक ड्रग्स is the uncertainty about its quality. The quality control in the nation being very weak, there is practically no guarantee of the quality of drug, and prescribing drug without assured quality would be detrimental to patients' health. ठीक है, तो इंडिया में जो क्वालिटी कंट्रोल जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, और इसी कारण से क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिस वीक है तो कोई भी जो ड्रग होंगे जेनेरिक ड्रग जो फार्मास्यूटिकल देंगे उसकी क्वालिटी जो है पता नहीं रहेगी, और फिर उससे क्या हो सकता है, जो हेल्थ हो सकती है पेशेंट की उसको डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं ना, मतलब उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकते हैं, उसको वो ठीक नहीं होगा बेसिकली, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। व्हाट हैपन्स इफ अ पर्सन टेक्स अ मेडिसिन जेनेरिक प्रिस्क्राइब बाय मी एंड डज नॉट गेट अ बेटर देन बाय ब्रांडेड वर्जन फ्रॉम द फार्मेसी एंड डज इट हैम्पर माई रेपुटेशन। व्हाट अबाउट हॉस्पिटलाइज पेशेंट, आई गिव देम जेनेरिक्स एंड दे डू नॉट गेट बेटर। ठीक है, तो ये सब बातें कर रहे हैं इन लोग कि अगर इन लोगों की बेसिकली इनकी रेपुटेशन चली जाएगी, ख़राब हो जाएगी अगर जेनेरिक दिए और उससे ठीक नहीं हुआ, फिर उन्होंने ब्रांडेड ले लिए या फिर कॉस्टली मेडिसिन लेके ठीक हो गए। बेसिकली पेशेंट भी यही सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा कॉस्ट होती है उतनी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। ठीक है, और ये मिसकंसेप्शन लोगों को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जेनेरिक एग्जैक्ट कॉपी होती है, तो अगर किसी ड्रग की कॉपी है तो वही ड्रग की जो जेनेरिक होगी वो सस्ते में मिलेगी और सेम इम्पैक्ट होगा आपकी बॉडी में।
What are the issue with the generic medicine? Doctor, drug manufacturers and the government all agree that there is much to be done when it comes to quality of generic medicine in India. While the doctor in the IMA statement said that the 1.5 only 0.1% medicine are tested for quality check, manufacturer said it is not possible for government to test every batch, but following good manufacturing प्रैक्टिसेस टू द टी कैन अश्योर क्वालिटी बाय डिज़ाइन. ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट सिर्फ 0.1% जो है ड्रग्स को चेक करती है जो जेनेरिक ड्रग्स हैं. 0.1% तो बहुत ही कम है. अब मैन्युफैक्चरर का कहना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू चेक एवरी अदर ड्रग. तो बेहतर यही होगा कि जो बेस्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसके थ्रू हम जो है एश्योर कर सकते हैं कि जो ड्रग हो उसका डिज़ाइन जो है प्रॉपर हो और वो ड्रग इफेक्टिव हो. मैनी ऑल्सो क्वेश्चन द टेस्ट दैट कंपनी नीड्स टू do to get approval. Until a few years ago it was not mandatory for a company making generics to carry out bioequivalence or stability studies. ठीक है, तो इस कुछ साल पहले तक तो कोई टेस्ट भी नहीं होता था बायोइक्विवेलेंस टेस्ट. बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ आर डन टू शो दैट द जेनेरिक ड्रग्स एलिसिट द सेम रिस्पॉन्स एज अ ब्रांडेड वर्जन. तो बायोइक्विवेलेंस जो स्टडीज़ होती है वो ये शो करती है कि जो आपने जेनेरिक ड्रग बनाया है वो उसका रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट सेम है ब्रांडेड वर्जन के. Stability studies are done to see how the quality of drugs varies over the period under a specific environment condition. और स्पेसिफिक जो स्टडीज़ होती है, स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो होती है वो क्या करती है, जो क्वालिटी ऑफ ड्रग है वो अंडर वेरियस एनवायरनमेंट कंडीशन में कैसी है वो बेसिकली बताती है. एक्सपर्ट फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल सेक्टर एडमिट दैट देयर आर ड्रग स्टिल इन द मार्केट दैट नेवर अंडरवेंट दिस स्टडीज़. ठीक है, तो ऐसे कई सारे ड्रग हैं जो ना कि स्टेबिलिटी स्टडीज़ को किए हुए हैं ना ही बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ को किए हुए हैं. डेटा फ्रॉम द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री शोज दैट अराउंड 3% ऑफ ऑल मेडिसिन टेस्टेड ओवर द लास्ट 3 years इंक्लूडिंग जेनेरिक ब्रांडेड एंड ब्रांडेड मेडिसिन वर फाउंड टू बी ऑफ नॉट ऑफ ग्रेट स्टैंडर्ड क्वालिटी. टोटल 3% जो है ब्रांडेड मिला के टोटल में टेस्टिंग हुई है पिछले 3 सालों में. और बहुत सारे जो ड्रग्स हैं इवन ब्रांडेड भी उनकी क्वालिटी भी उतनी प्रॉपर नहीं है. तो ये हमारा आर्टिकल था. एक वर्ड इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है बायोसिमिलर. बायोसिमिलर जान लेते हैं. बायोसिमिलर क्या होता है? बेसिकली जो ड्रग बनते हैं एक तो केमिकल कंपोजिशन सिंथेटिक ड्रग होते हैं, दूसरे बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके बनते हैं. ठीक है, जो सिंथेटिक ड्रग बनते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन जान के जो सिमिलर बनाई जाती है दवाई उसको जेनेरिक बोलते हैं. और जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करके जो इंग्रेडिएंट होता है वो कौन सा होता है? बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसके जो सिमिलर ड्रग बनाया जाता है उसको बायोसिमिलर कहते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. बायोसिमिलर और जेनेरिक के बीच का डिफरेंस आ भी चुका है. आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझ में आया होगा होपफुली आपको. आज का लास्ट आर्टिकल है वो है वाइल्ड फायर इन हवाई किल 96. लगभग 96 लोगों की मौत हो गई है हवाई में जो वाइल्ड फायर लगी थी उसकी, इसलिए ये न्यूज़ में है. और प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं. हवाई आइलैंड क्या है? टोटल 8 मेन आइलैंड है इसमें ऐसे बने हुए हैं. जो हवाई मेन आइलैंड है वो यहाँ पर मैंने फ़ोटो दिखा दी है. उसके बाद मॉई है और उसके बाद ओहुयू है. ठीक है, ऐसे 7-8 नाम हैं, आप लोग देख लीजिएगा हर एक आइलैंड का नाम. और होनोलुलु इसकी कैपिटल है. समझ में आया क्या? उसके बाद आइलैंड ऑफ हवाई में जो है मौना लाओ जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, किलाउआ जो कि वॉल्केनो है एक्टिव और नेशनल पार्क भी है, और मौना किया ये भी एक्टिव वॉल्केनो है. ठीक है, तो ये वॉल्केनो इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए. और ये पैसिफिक ओशियन में है. समझ में आया क्या हो रहा है? सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हवाई इज़ एन आर्चिपेलागो इन अ पैसिफिक ओशियन. द फायर हैव बीन पर्टिकुलरली अफेक्टेड मॉई आइलैंड. मॉई मतलब जो हवाई है उससे जो नेक्स्ट वाला आइलैंड है वो ये मॉई है. ठीक है, लोकेटेड 167 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ होनोलुलु. होनोलुलु जो है ओहाहू आइलैंड में है होनोलुलु जो कि उसकी कैपिटल है, जो कि यहाँ है कहीं. ठीक है, द स्टेट इज़ नो स्ट्रेंजर टू वाइल्ड फायर स्पेशली इन अ ड्रायर पार्ट ऑफ द आइलैंड. हाउएवर द करंट फायर बिलीव टू हैव स्टार्टेड ऑन अगस्त 8 आर पर्टिकुलरली फेरोशियस. ठीक है, तो यहाँ पर वाइल्ड फायर होते रहते हैं, लेकिन जो अभी पर्टिकुलरली वाइल्ड फायर हुई है वो बहुत खतरनाक थी. देयर एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन बट एक्सपर्ट एग्री दैट द फायर वर बोस्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम हरिकेन डोरा. ठीक है, तो फायर को क्या चाहिए? हवा. ये तो जानते ही हम. और हवा किसने प्रदान किया? हरिकेन डोरा ने. विच वॉज पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशन. लो ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ना रही, मॉइस्चर ही नहीं है, और ड्राई जो है क्या रहे? वेजिटेशन मतलब सूखी ग्रास, तो फायर एकदम तेज़ी से भड़केगी. ऑब्वियस है. इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट दैट द चेंजिंग लैंड यूज़ पैटर्न. तो मेन तो हर चीज़ का एक ही है, जो कॉज होता है वो है लैंड यूज़ पैटर्न का बदलना. लैंड यूज़ पैटर्न बदल के इन लोगों ने क्या किया? फ्लेमेबल नॉन नेटिव स्पीशीज़ ग्रासेस लाइक ग्यूनर ग्रास को यहाँ पर लगाया, जिसके कारण ईजिली फायर स्प्रेड हुई. कोई भी फॉरेस्ट होती है उसमें फायर इतना आसानी से स्प्रेड नहीं होती क्योंकि बहुत डाइवर्स होती है. लेकिन अगर उसे चेंज कर दिया जाए, लैंड यूज़ पैटर्न उसका बदल दिया जाए और उसमें एक ही तरह की ग्रासेस लगा दिया आपने, तो वहाँ आग लगना आसान होता है. ठीक है, कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो इनफ्लेमेबल नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, जिसके कारण फॉरेस्ट फायर रुक भी जाती है और धीरे धीरे बढ़ती है. लेकिन अगर आपने सेम लगाया वो भी दैट टू फ्लेमेबल, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसके रुकने की.
What is the impact on environment? Wildfire are a critical part of ecosystem. A healthy fire is key to ensuring the forest remain robust and resilient. It also aids the natural replenishment of nutrient in the soil, helps sunlight reach the forest floor and encourage the germination of seed. ठीक है, तो बेसिकली ये रीजनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट को वापस रिन्यू करने के लिए सॉइल में आग बहुत ज़रूरी है. सनलाइट जो है ग्राउंड पे जाती है ना, फ्लोर पे जाती है, क्योंकि पूरे समय अगर पेड़ रहेंगे तो सनलाइट पहुंचती नहीं है. और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. फूटती है सीड, जर्मिनेशन के बारे में बहुत बात कर चुके हैं अपन एक आर्टिकल में. बट इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंगली इंटेंस नेचर ऑफ द वाइल्ड फायर एडेड बाय ड्राई कंडीशन, चेंज इन अ रेन साइकिल एंड वार्मिंग वेदर डेट इज़ बिकमिंग अ सोर्स ऑफ वरी. ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो आग है वो बहुत इंटेंस हो रही है, और ड्राई कंडीशन रेन साइकिल की जो चेंज होने के कारण ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो गई है. ठीक है, दैट इज़ बिकम अ source of worry. July 2023 for instance saw the highest temperature on a record across the planet. Evidence suggests that the record will be broken sooner than later. ठीक है, तो जो तेज़ी से ड्राई कंडीशन बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे जो फॉरेस्ट फायर है बहुत इंटेंस हो गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है. ठीक है, इन द पास्ट वन फायर फाइटर इन अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ग्रीस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल एंड कनाडा अमॉन्ग अदर हैव बीन बैटलिंग ब्लेजेस विद अ वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस. तो हर जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर हो रही है, पूरे इंडिया में. ठीक है, लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा आया था, ऑस्ट्रेलिया की जो वाइल्ड फायर थी बहुत न्यूज़ में थी. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज सीन सिग्निफिकेंट वाइल्ड फायर एक्टिविटी सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मे दिस ईयर विद अ वाइड स्प्रेड रिकॉर्ड ब्रेकिंग फायर इन कनाडा एंड अ लार्ज फायर अक्रॉस ईस्टर्न रशिया. ठीक है, तो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा, ठीक है, फॉरेस्ट फायर होती है. कनाडा में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था 50 डिग्री के ऊपर. ठीक है, इतनी ज़्यादा हाई ट्रॉपिक्स पे, ठीक है, ट्रॉपिक बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड है उसकी डिग्री इतनी हाई होने के बाद भी यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. समझ में आ रहा है क्या? बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, और उसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर देखने मिली है. रशिया के जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिली है. बिसाइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइवलीहुड, दिस कैटास्ट्रोफिक वाइल्ड फायर ऑल्सो रिलीज एन इमेंस अमाउंट ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो ये सारी जितने भी अपने पेड़ जलेंगे तो क्या होगा, CO2 रिलीज़ होगा और जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होगी वो रिलीज़ होगी. क्लाइमेट चेंज एड वाइल्ड फायर विच इन टर्न रिलीज द CO2 स्टोर्ड इन द ट्रीज एज CO2 एंड मीथेन रिजल्टिंग इन अ विशियस साइकिल. तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण फॉरेस्ट फायर हो रही है, उसके कारण CO2 निकल रहा है, CO2 से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसेज भी निकल रही है और मीथेन निकल रही है. समझ में आया कि तो ये विशियस साइकिल सी बन गई है. देर इज़ ऑल्सो इमीडिएट इशू, दिस इमेंस फायर एड टू एयर पॉल्यूशन लीडिंग टू रेस्पिरेटरी इशू. ठीक है, तो हेल्थ इशू भी हो रहे हैं क्योंकि एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है. ये आज हमारा लास्ट आर्टिकल था. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लोगों को भेजिए और उनसे भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें. थैंक यू, एन्जॉय योर डे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.